व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री, ये है आज का हमारा चैप्टर जो एनसीईआरटी बुक हमारे अतीत भाग 1 से लिया गया है। आज हम जानेंगे रेशम मार्ग की कहानी। क्या है संगम उबेंदार का अर्थ, किन्हें कहा जाता है संगम उबेंदार, बौद्ध धर्म का प्रसार किस प्रकार हुआ, किस प्रकार बौद्ध धर्म 2 संस्था में विभक्त हो गया, ये सारी जानकारी आज के क्लास में हम कवर करेंगे। मैं श्वेता तिवारी और आप देख रहे हैं आरवी क्लासेस स्टडी बिलीव इन गुड टीचिंग। हमारा आज का चैप्टर है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसमें हम लोगों को आज कवर कौन से टॉपिक करना है, तो सबसे पहले हमें कवर करना है व्यापारी और व्यापारियों के बारे में, यानी कि उनसे रिलेटेड जानकारी के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर हमारा जो इंडिया है वो व्यापारिक मार्ग पर व्यापारिक समुदाय से किस प्रकार लोगों से मिला, किस प्रकार उसका इतना ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ व्यापार को लेकर। तो ये सारी जानकारी अब हम कवर करेंगे। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि व्यापार का आखिर प्रसार किस भारत से हुआ। भारत को हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। अगर हम प्राचीन काल में देखें तो हमारा जो भारत था वो 4 भागों में विभक्त था, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत। तो हम लोग दक्षिणी भारत की तरफ चलते हैं, रुख करते हैं। तो दक्षिणी भारत में हम जानते हैं कि दक्षिणी भारत सबसे ज्यादा व्यापारी गतिविधियों का केंद्र रहा है शुरू से। यहाँ पर सोने, मसाले, काली मिर्च तथा कीमती पत्थर काफी मात्रा में पाए जाते थे और दक्षिण भारत को इन सब का बहुत ज्यादा, दक्षिण भारत इन सब चीजों के लिए काफी फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है। यहाँ की काली मिर्च रोमन साम्राज्य में इस कदर प्रसिद्ध थी कि वहां पर इसे काले ही सोने के समान कहा जाता था, यानी कि इसकी तुलना ब्लैक गोल्ड से किया गया है। रोमन साम्राज्य में भारतीय काली मिर्च को काले सोने कहा जाता था। इसके अलावा हम लोग जाने कि जब दक्षिण भारत व्यापारियों के व्यापार के लिए इतना ज्यादा फेमस था तो बहुत सारे कंट्रियों ने वहां तक पहुंचने के लिए बहुत से मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया कि कम समय में हम कैसे दक्षिण भारत तक पहुंच सके। तो उसी के लिए हम लोग देखते हैं कि व्यापारिक खोज, रास्तों की खोज, समुद्री खोज शुरू हो गई। अब इनमें से कुछ समुद्रों के किनारे चलते हुए अरब सागर तक पहुंचे, कुछ बंगाल की खाड़ी से पहुंच गए उन तक। तो इस तरह से पूर्वी जो उपमहाद्वीप थे, जो दक्षिणी उपमहाद्वीप था, वो व्यापारिक केंद्रों का जड़ बन गया, यानी कि वहां पर बहुत से लोगों का, बहुत से कंट्रियों के लोगों का आना जाना प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार हम देखते हैं व्यापारिक गतिविधियां जो थी और व्यापारिक जो समुदाय के लोग थे अपने सामानों को बेचने के लिए, हमारे सामानों को लेने के लिए व्यापारिक रास्तों का खोज करना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं राज्यों के बारे में, राज्यों का विकास किस प्रकार हुआ। तो जो उपमहाद्वीप दक्षिण भारत के तटीय समुद्र पे, तटीय भागों पे जो राज्य रहते थे, उन राज्यों में बहुत बड़े बड़े पहाड़, पठार, नदियां हुआ करती थी जो वहां के मैदानों को काफी उपजाऊ बनाती थी, फर्टाइल बनाती थी। तो इन सारी नदियों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो था कावेरी का मैदान था, जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो यहाँ पर बच्चों प्रश्न ये उठता है कि दक्षिण भारत में उस समय के काल में सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान कौन था। तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदान हम लोग बोलेंगे कावेरी का मैदान था, जो बहुत मात्रा में, बहुत सारे मात्रों में अनाजों का प्रोडक्शन करता था। वहां पर इतनी ज्यादा उपजाऊ मिट्टी थी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्शन, गेहूं, चावल, गन्ने, जौ, इन सारी चीजों का प्रोडक्शन होता था। इसके बाद अगर हम चले तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं संगम उबेंदार के बारे में। क्या था ये संगम उबेंदार, किसे कहा जाता है संगम उबेंदार। तो संगम उबेंदार का मतलब है संगम में सबसे प्रमुख 3 शक्तियां, यानी कि तमिल भाषा में इनका अर्थ होता है कि 3 तमिल, मतलब दक्षिण भारत की 3 प्रमुख मुखिया, जिसे चोल, चेल और पांडेय के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत की सबसे प्रमुख 3 शक्तियां ये थी, चोल, चेल और पांडे, जिन्हें संगम उबेंदार के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि संगम उबेंदार किसे कहते हैं। तो संगम उबेंदार दक्षिण भारत के 3 प्रमुख शक्तियां जो चोर, चेर और पांडे थे, उन्हें कहा जाता था। और ये करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में
काफी शक्तिशाली थे। यानी कि अगर हम देखें कि 2300 साल पहले अगर हम देखते हैं, आप लोग को भी नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जानने वाली बातें ये होती है कि 2300 साल पहले ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे और इन सब के दो दो सत्ता केंद्र थे। यानी कि ये सारे जो तीनों थे, इन तीनों के दो दो सत्ता केंद्र थे। यानी कि दक्षिण भारत में टोटल 6 सत्ता केंद्र हुए, लेकिन यही 6 सत्ता केंद्र से केवल 2 केंद्र जो था सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। अब ये 2 केंद्र कौन था, तो हम लोग देखते हैं कावेरी पत्तनम, जो चोलों का पतन था, जिसे हम लोग पोर्ट कहते हैं, और दूसरा था पांडेय राजधानी मदुरै। यानी कि कावेरी पट्टनम और मदुरै जो था उस समय का सबसे महत्वपूर्ण 2 केंद्र था। कावेरी पट्टनम जैसे कि जो व्यापारियों के गतिविधियों का केंद्र रहा है, और मदुरै के बारे में मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि मदुरै में रेशम के, बहुमूल्य सोने चांदी के सिक्कों, यहाँ की धातुएं बहुत ज्यादा मात्रा में बनाई जाती थी, इसके लिए मदुरै फेमस था। तो दोनों इसलिए सबसे ज्यादा फेमस थे। इसके बाद अगर हम चले तो हम देखते हैं कि इसके लगभग 200 वर्ष के बाद पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राज्य वंश का उदय हुआ। यानी कि 200 साल के बाद सातवाहनों का सबसे विशाल जो शक्तिशाली राज्य था वो उदय होता है। अब सातवाहन कौन थे, चोल चेल पांडे ये कौन थे, जब हम उस टॉपिक पर आएंगे तब मैं ये सारी चीजें आप लोगों को कवर करके बताऊंगी। अभी आप लोगों को केवल फैमिलियर होना है इससे, यानी कि इसकी जानकारी आप लोगों को चाहिए। तो सातवाहनों में भी सबसे ज्यादा जो प्रमुख था वो गौतमी पुत्र सातकर्णी था। वो सबसे ज्यादा फेमस सातवाहन शासक रहा है, और उसके बारे में हम लोग को जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उन्हीं की माता गौतमी के द्वारा दान की गई अभिलेख, शिलालेख से हमें उन लोगों के बारे में काफी जानकारियां प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम चलते हैं रेशम मार्ग की कहानी, जिसपे तो सारे राजाओं ने अपने आप उसको अपने तरफ मिलाने के लिए होड़ी लगा दी थी। रेशम मार्ग की कहानी क्या थी? रेशम मार्ग की कहानी, तो इसको जानने से पहले सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि रेशम कैसे निकलता था। उस समय के समाज में रेशम सबसे ज्यादा बहुमूल्य वस्त्र माना जाता था, और रेशम का आविष्कार सबसे पहले चीन में हुआ था, और चीन ने इस कला को सारी दुनिया से छुपा कर रखा था। चलिए तो जानते हैं रेशम मार्ग की कहानी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे स्क्रीन पर, रेशम मार्ग कहाँ से स्टार्ट होता है, तो चाइना से स्टार्ट होता है, जो रसिया, इंडिया, पर्सिया होते हुए, यूक्रेन होते हुए, इजिप्ट होते हुए आगे बढ़ता है। तो ये है रूट ऑफ रेशम सिल्क रोड। ये था सिल्क रोड। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या उठता है सबसे पहले कि सिल्क रोड जो है, रेशम मार्ग जो है, किन किन देशों से होकर गुजरता है, कहाँ से इसका शुरुआत हुआ, शुरुआती देश कौन है, और ये कहाँ पर जाकर खत्म होता है। ये सारे टॉपिक जो है आपका इस जो मैं दिखा रही हूँ, जो वीडियो पे आपको दिख रहा होगा, उससे आप कवर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रेशम मार्ग की कहानी पर। कीमती, चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। रेशम के कपड़े काफी सिल्क होते, काफी मुलायम होते हैं, शरीर पर पहनो तो पता ही नहीं चलता है कि हमने कपड़ा भी पहन रखा है, इतना मुलायम कपड़ा होता है। तो उस समाज में भी, उस समय प्राचीन काल में भी रेशम की बहुत ही मांग हुआ करती थी, और इसे बहुत ही शान शौकत का प्रतीक समझा जाता था, क्योंकि ये तैयार भी होता था बहुत मुश्किल से। अब इसे बनाने की प्रक्रिया क्या थी, तो रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकाल के सूत की कटाई करके फिर उसके कपड़ा बनाया जाता था। तो इस तरह से रेशम के जो कपड़े होते थे वो तैयार होते थे। तो रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 वर्ष पहले हुआ था। यानी कि यहाँ पर आपको याद करने योग्य बातें हैं कि सबसे पहले इसका आविष्कार चीन में हुआ था, और कब हुआ था, तो 7000 साल पहले हुआ था। अब इस तकनीक को उन्होंने हजारों सालों तक बाकी दुनिया से छुपा कर रखा।
चीनी यात्री जिस रास्ते से आते थे, यानी कि चीनी यात्री जो होता था, व्यापारी जो होता था, जिस रास्ते से ये रेशम मार्ग लेकर आते थे, वही रास्ता रेशम मार्ग के नाम से फेमस हो गया। उसे ही सिल्क रूट के नाम से जाना जाने लगा। और चीनी शासक इराक, पश्चिम एशिया शासकों को उपहार के तौर पर ये रेशम कपड़े भेजते थे। 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच में रेशम कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया था और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में कुशान थे। यानी कि अगर हम इसके बारे में चर्चा करें तो हमें ये पता चलता है कि आज से 2000 साल पहले जो रोम थे वहाँ के शासकों में और जो धनी लोग थे वहाँ पे रेशम को कपड़े पहनने का एक ट्रेडिशन चल चुका था, ताकि क्योंकि रेशम काफी कठिन प्रक्रिया से बनता था, तो इसलिए रेशम के कपड़े जो हैं आज भी हमारे समाज में प्रोस्पेरिटी को बताते हैं, धनाढ्यपन को बताते हैं, है ना। तो उस समय भी ये चीज जो था वो प्रोस्पेरिटी का प्रतीक था, क्योंकि वो धनी लोग ही पहन सकते थे। और रेशम मार्ग एक ऐसा मार्ग था जिसपे से रेशम के व्यापारी आते जाते थे। तो क्या होता था कि जितने भी वहाँ के लोग हैं, जो भी देश को वो रेशम मार्ग जोड़ता है, वो सारे देश के लोग ये चाहते थे कि इस रूट पर हमारा अधिकार हो जाए। इससे दो फायदा थी उन्हें। पहला फायदा ये कि वो रेशम मार्ग पर आक्रमण करके अगर उसको अपने रूट के अंदर रख लेते हैं तो क्या हो जाएगा उससे कि वहां से आने जाने वाले व्यापारी पहले उन्हें रेशम के कपड़े बेचेंगे, उपहार के तौर पर वो ले सकते हैं, बिना पैसे के उन्हें रेशम के कपड़े मिल जाएंगे। और अदर देश जो उनसे वो लेना चाहते हैं तो उसको भी वो टैक्सेस देना पड़ेगा, तब वो रेशम के कपड़े देंगे। तो इस तरह से सारे कंट्री के लोग ये चाहते थे कि ये रेशमी रूट जो है उनके शासन में, उनके अंतर्गत आ जाए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसी समय बौद्ध धर्म का भी प्रसार हुआ। बौद्ध धर्म कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था, जिसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र का रचनाकार कवि अश्वघोष कनिष्क के ही दरबार में रहते थे। अश्वघोष और अन्य बौद्धिक विद्वानों ने सबसे पहले उस समय संस्कृत में लिखना शुरू किया। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि कुषाणों ने सबसे ज्यादा उस समय बौद्ध धर्म का प्रसार किया। और कुषाणों के भी शासक कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म का प्रसार बहुत ज्यादा हुआ। और आपको ये भी बता दें कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उसके बाद कनिष्क के ही, कुषाण वंश के ही शासनकाल में बौद्ध धर्म जो था दो भागों में विभक्त हो गया, हीनयान और महायान। इन दोनों भागों में बौद्ध धर्म थे वो विभक्त हो चुके थे। अब हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के महायान के बारे में। हीनयान के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज हमें बौद्ध धर्म के महायान का विकास के बारे में पढ़ना है कि इनका विकास कैसे हुआ। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि दो तरह की मूर्तियां, महायान जो था बौद्ध धर्म के, बुद्ध की ये दो तरह की मूर्तियां हैं। पहला जो मूर्ति है उसमें बुद्ध ने किस तरह से ज्ञान की प्राप्ति की, वट वृक्ष के नीचे बैठकर या खड़े होकर, ये हमें बताता है। और दूसरी मूर्ति ये हमें बताती है कि बौद्ध धर्म में जब बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब उनका रूप किस तरह से परिवर्तित हो गया। ये दो रूप की ही चर्चा महायान का विकास के लिए उत्तरदायी है। पहला मूर्ति में बुद्ध की उपस्थिति, निर्वाण प्राप्ति को पेड़ पे मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें मैंने पहले बताया कि पहली मूर्ति हमें बता रही है कि बुद्ध ने किस प्रकार से अपने निर्वाण की प्राप्ति की, यानी कि अपने मोक्ष की प्राप्ति की, अपनी बुद्धि की प्राप्ति की, अपनी विद्वानता ज्ञान की प्राप्ति की। मथुरा तक्षशिला में बनाई गई थी। ये जो दोनों मूर्तियां हैं ये मथुरा और तक्षशिला में बनाई गई थी। और दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? बोधिसत्व का मतलब होता है कि जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हैं उसे ही बोधिसत्व कहा जाता है। यानी कि ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास में जो साधना में लीन होते हैं उसे ही बोधिसत्व यानी कि
ज्ञान प्राप्ति का मार्ग के बाद के बारे में बताया जाता है। तो बुद्ध की ये दोनों जो मूर्तियां हैं इस चीज को बताती है। लेकिन वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझते थे। बौद्ध धर्म की सबसे अच्छी क्वालिटी यही थी कि आपको जरूरी नहीं है कि भगवा कलर का ही आपको वस्त्र पहनना है, आपको सब कुछ छोड़ देना है, बिल्कुल नहीं। आप संसार में रह के सारी सुख सुविधाएं भोग कर भी बौद्ध धर्म का पालन कर सकते हैं। अब ये बौद्ध धर्म जो था पूरे मध्य एशिया, चीन, कोरिया, जापान तक फैला हुआ था। दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक इसकी जो सरलता है उसके कारण बौद्ध धर्म फेमस हो चुका था। इसके बाद हम पढ़ते हैं तीर्थयात्रियों के बारे में। तीर्थयात्री, विदेशों से बहुत सारे तीर्थयात्री जो थे, पिलग्रिम्स जो थे, हमारे इंडिया में हैं। और भारत में आने वाले चीनी बौद्ध तीर्थयात्री जो थे सबसे ज्यादा थे। इसमें सबसे प्रसिद्ध फाहियान का नाम है। उसके बाद जो 1600 साल पहले भारत आए थे। उसके बाद हुएनसांग जो 1400 साल पहले आए थे। और इसके बाद इत्सिंग जो 50 साल पहले आए थे। यानी कि यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि भारत में कौन सा चीनी यात्री सबसे पहले आया था, तो हमारा आंसर होगा इत्सिंग। दूसरा आने वाला हुएनसांग और तीसरा आने वाला फाहियान। अब इसके बाद हम चलते हैं हमारा भक्ति की सुबह। जब बौद्ध धर्म अपने प्रचार प्रसार में था तो भाई हमारा हिंदू धर्म कैसे पीछे रह सकता है। उसने भी खूब देवी देवताओं की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया, जिसमें प्रमुख हो गए शिव, विष्णु, दुर्गा। इन सारी देवी देवताओं की पूजा जो है हमारे समाज में फलीभूत होने लगी। हमारा हिंदू धर्म जो पीछे चलता जा रहा था वो भी आगे अग्रसर हो गया। और ये सारे कर्मकांड, जितने भी पूजों की विधियां हैं, जो भी चीजें, वो सारे हमारे पवित्र हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें हम लोगों को उसमें मिलता है कि हमें किस प्रकार से पूजा विधि करना चाहिए, क्या करनी चाहिए, कब उठना चाहिए, कब बिकना चाहिए। सारी चीजें जो होती हैं हमें भगवत गीता पर देखने को मिलती है। सो गाइस, इस चैप्टर में बस इतना ही। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बेल बजाना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।